नमस्कार। आज के इस नए और रोमांचक डीप डाइव में स्वागत है। आज आज हमारे पास जो अध्ययन और चर्चा के लिए नोट्स है ना, वो असल में दुनिया भर की सबसे ताज़ा घटनाओं का एक बेहतरीन संकलन है। जी, और आज के विषय काफी विविध भी हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य स्रोत है लोक सेवा अकादमी डेली करंट अफेयर्स, और ये 26 फरवरी 2026 के नोट्स हैं जिन्हें हम खंगालने वाले हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि सूचनाओं के इस भारी शोरगुल से हम वो सबसे महत्वपूर्ण और काम की बातें निकालें जो सच में मायने रखती हैं। एकदम सही। जो श्रोता कम समय में दुनिया भर की तकनीकी, कूटनीतिक और सामाजिक हलचलों से गहराई से अपडेट होना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। बिना भारी भरकम शब्दों के हम सीधे असल मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, और इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है। और हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन सभी खबरों के पीछे छिपे हुए असली कारणों को, मतलब जो बिग पिक्चर है, उसे डीकोड करेंगी। जी बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे वाकई बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ है ये जानना काफी नहीं है, वो क्यों हुआ है, वो कैसे काम करता है और आगे क्या होगा। एग्जैक्टली हमारे भविष्य पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये समझना असली चुनौती है। हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम हर एक खबर की परतों को खोलें। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। बहुत खूब। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का नया युग। हमारे शोध के अनुसार भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सुजविका एआई बायोटेक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। जी, सुजविका पोर्टल। यह पोर्टल विशेष रूप से एआई की मदद से बायोटेक डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। अब आम भाषा में कहें तो बायोटेक डेटा बहुत ही जटिल होता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अब सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के चरण से बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन टेराबाइट्स में डेटा उत्पन्न होता है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। राइट। मानव शरीर का जो डीएनए है वो एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जिसमें अरबों पन्ने हैं। अगर किसी को कोई आनुवांशिक बीमारी है तो इसका मतलब है कि उस अरबों पन्नों की किताब में कहीं कहीं कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक है। बाप रे, अरबों पन्नों में एक गलती। बिल्कुल। इतने विशाल डेटा को कोई इंसान या वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम खुद से पढ़ के प्रोसेस नहीं कर सकती। इसमें सालों लग जाएंगे। तो मतलब ये जो सुजविका पोर्टल है, ये एक ऐसे सुपरफास्ट लाइब्रेरियन की तरह काम करेगा जो उन अरबों पन्नों में से वो एक गलत स्पेलिंग वाली लाइन सेकंड्स में ढूंढ निकालेगा। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। सुजविका एआई पोर्टल इस चुनौती का एक सीधा समाधान है। ये एआई का इस्तेमाल करके उस बिखरे हुए डेटा को व्यवस्थित करेगा, उसमें छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानेगा और रिसर्चर्स को देगा। हाँ, रिसर्च करने वालों को सटीक जानकारी देगा। सोचिए कि जो रिसर्चर्स किसी नई दवाई की खोज में महीनों या सालों लगा देते थे, वे अब एआई की मदद से कुछ हफ्तों में वो काम कर पाएंगे। ये तो सच में गेम चेंजर है। इससे भारत में रिसर्च और इनोवेशन को जो गति मिलेगी, उसके हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और खबर जो मैं पढ़ रहा था वो है बेंगलुरु में आयोजित होने वाला ईटी एआई कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2026। जी। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एआई और नई तकनीकों पर गहराई से चर्चा की जा रही है। एक तरफ सरकार सुजविका जैसा पोर्टल लॉन्च कर रही है और दूसरी तरफ बेंगलोर में इंडस्ट्री के दिग्गज एआई पर इतना बड़ा कॉन्क्लेव कर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत स्पष्ट पैटर्न दिखाती हैं। कैसा पैटर्न? अगर हम आज से सिर्फ 3-4 साल पीछे जाएं, तो एआई पर होने वाली चर्चाएं ज्यादातर सैद्धांतिक होती थीं। मतलब लोग बात करते थे कि भविष्य में एआई ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। हाँ, एक थ्योरी की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन 2026 के इस रिपोर्ट को देखकर साफ है कि ये तकनीक अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है। ये कॉन्क्लेव दर्शाता है कि इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और सरकार अब एआई को हेल्थ केयर, फाइनेंस और बायोटेक जैसे हर क्षेत्र में जमीन पर उतार चुके हैं। टेक्नोलॉजी का ये रूप तो बड़े रिसर्चर्स और कॉर्पोरेट्स के लिए हुआ, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो सरकार यही डिजिटल क्रांति उनके रोजमर्रा के जीवन में भी ला रही है। बिल्कुल ला रही है।
जैसे हमारे स्रोत में दिल्ली सरकार के नए सीएम जन सुनवाई पोर्टल का जिक्र है। जी इसके साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। जी इसका उद्देश्य है कि आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकें। ये सुशासन की दिशा में मतलब गवर्नेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर हम देखते हैं कि नागरिकों और सरकारी तंत्र के बीच एक बहुत बड़ी और थका देने वाली खाई होती है। हाँ, एक छोटी सी शिकायत के लिए लोगों को दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये नया पोर्टल और ऐप एक तकनीकी पुल की तरह काम करेगा। इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। क्या भारत में या कहें दिल्ली के हर छोटे बड़े इलाके में इतनी डिजिटल साक्षरता है कि हर कोई एक ऐप के जरिए अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सके? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। शुरुआती दौर में ये चुनौती हमेशा रहती है, लेकिन अगर हम मोबाइल पेनिट्रेशन के आंकड़े देखें तो आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी स्मार्टफोन लगभग हर घर में है। हाँ, वो तो है। और सबसे बड़ी बात है डिजिटल ट्रेल। डिजिटल ट्रेल। हाँ, जब कोई शिकायत ऑनलाइन दर्ज होती है तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसे आप फाइल के पन्नों की तरह गायब नहीं कर सकते। सिस्टम में ये दर्ज हो जाता है कि फलां अधिकारी के पास ये शिकायत इतने दिनों से लंबित है और उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली उसे एक तय समय सीमा में उसका जवाब देना ही होता है। यही वो जवाबदेही है जो सुशासन लाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? तकनीक से सुशासन की इस कड़ी में एक और बहुत ही संवेदनशील योजना का जिक्र हमारे नोट्स में है, नमस्ते योजना। जी, नमस्ते स्कीम। इस योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका सीधा लक्ष्य स्वच्छता कर्मियों के लिए मशीनीकृत सफाई व्यवस्था यानी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को बढ़ावा देना है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, बिग पिक्चर देखें, तो ये सिर्फ एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी नहीं है। ये सीधे तौर पर मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है। दशकों से हमारे देश में सफाई कर्मियों को सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए खतरनाक गैसों और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत दुखद है। बिल्कुल। नमस्ते योजना उस पुराने और खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग के तरीके को पूरी तरह से मशीनों से बदलने की एक गंभीर कोशिश है। ये समाज के उस वर्ग को एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में काम कर रहा है, जो हमारे शहरों को साफ तो रखता है, लेकिन खुद खतरे में रहता है। बिल्कुल। और शायद इसमें सबसे बड़ी चुनौती उन भारी भरकम मशीनों को हमारे पुराने शहरों की तंग और संकरी गलियों तक पहुंचाने की भी होगी, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। और इसीलिए इस योजना के तहत सिर्फ मशीनें खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हाँ, ठेकेदारों को, स्थानीय नगर निगमों को और खुद सफाई कर्मियों को ये सिखाया जा रहा है कि नई मशीनों का उपयोग कैसे करना है और तंग जगहों पर काम करने के लिए किस तरह के नए और छोटे उपकरणों की जरूरत है। मतलब ये सिर्फ मशीनरी का बदलाव नहीं है। नहीं, ये माइंडसेट बदलने की भी प्रक्रिया है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी हमारे समाज को लंबे समय से सख्त जरूरत थी। अब अगर हम अपनी चर्चा के दायरे को थोड़ा और बड़ा करें और घरेलू नीतियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलें, जी, तो हमारा तीसरा विषय कूटनीति और अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन मिश्रण है। हमारे नोट्स बताते हैं कि नई दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो गई है, यानी FTA। और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक दौरे पर इजराइल में हैं। ये कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अहम समय है। एक तरफ राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा हो रही है और दूसरी तरफ व्यापारिक समझौते की मेज सज चुकी है। दोनों काम एक साथ। बिल्कुल। ये साफ संदेश देता है कि दोनों देश अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इजराइल की बात करें तो वो तकनीक, कृषि नवाचार और रक्षा के मामले में एक वैश्विक शक्ति है। और भारत एक विशाल मार्केट। एग्जैक्टली। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब जो श्रोता FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, आसान भाषा में इसका मतलब ये होता है कि दोनों देश एक दूसरे के सामान पर आयात शुल्क या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। जी। इससे व्यापार सस्ता और तेज हो जाता है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं पड़ता। मान लीजिए इजराइल की कोई बेहतरीन ड्रिप इरिगेशन तकनीक है जो कम पानी में ज्यादा फसल उगाने में मदद करती है। हाँ, जो हमारे किसानों के लिए बहुत काम की है। FTA लागू होने से वो तकनीक भारत के किसानों को काफी सस्ती मिलेगी।
इस यात्रा और एफटीए का फोकस सिर्फ रक्षा उपकरणों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निवेश और रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है, जो दोनों देशों के भविष्य को आकार देगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये बातें तो मतलब करोड़ों अरबों के स्तर की होती हैं, लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ राज्यों में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी बहुत बारीकी से काम हो रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजस्थान सरकार ने होम स्टे स्कीम 2026 की घोषणा की है। यह एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे नीतियां सीधे आम आदमी की जेब और जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। राजस्थान हमेशा से ही अपनी संस्कृति, महलों और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जब कोई विदेशी या घरेलू पर्यटक वहां जाता है तो वो किसी बड़े 5 सितारा होटल में रुकता है। सही बात है। उस होटल का मुनाफा अक्सर किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने या विदेशी चेन के पास चला जाता है। हाँ, और पर्यटक को असली राजस्थानी संस्कृति देखने को मिलती ही नहीं है। बस एक बनावटी सा अनुभव मिलता है। बिल्कुल। इस होमस्टे स्कीम के जरिए राज्य सरकार स्थानीय लोगों को सीधे पर्यटन की इस अर्थव्यवस्था से जोड़ रही है। अब वहां के आम निवासी अपने घरों के कमरों को पर्यटकों के लिए तैयार कर सकेंगे। तो इसका सीधा फायदा उन्हें होगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो जबरदस्त है। जो पैसा पहले किसी कॉर्पोरेट के ऑफशोर अकाउंट में जाता था, वो अब सीधे एक स्थानीय परिवार के बैंक खाते में जाएगा। इससे वे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर के सुधार पर खर्च करेंगे, जिससे पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक सस्टेनेबल इनकम का जरिया मिलेगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी बड़े होटल के फीके खाने की जगह एक असली राजस्थानी घर में बना हुआ तीखा और मसालेदार लाल मांस या दाल बाटी चूरमा खाने का जो अनुभव होगा, वो तो लाजवाब होगा। पर्यटकों के लिए वो कितना यादगार होगा। ये वाकई एक विन विन सिचुएशन है। एकदम सही। चलिए, अर्थव्यवस्था के इन शानदार पहलुओं के बाद अब हम फ्लैश न्यूज सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम खेल, सुरक्षा और वैश्विक हलचलों से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं रेलवे सुरक्षा से। हाँ, हाल ही में 7वीं जीआरपी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा रेलवे सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना था। जीआरपी तो हमेशा से है, लेकिन क्या रेलवे की सुरक्षा कोई इतनी अलग चुनौती है कि इसके लिए पूरे देश के पुलिस प्रमुखों की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़े? ये बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय रेलवे का स्केल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट हो। हाँ, स्टेशंस तो हर तरफ से खुले होते हैं। बिल्कुल, रेलवे स्टेशंस खुले होते हैं, ट्रेनें हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। ऐसे में अपराध को रोकना, मानव तस्करी पर लगाम लगाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर चर्चा हुई कि कैसे अलग-अलग राज्यों की पुलिस आपस में बेहतर समन्वय बनाए और स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी और एआई जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। ये वाकई एक जटिल काम है और इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग है। अब थोड़ा खेल जगत की ओर चलते हैं। जी। वहां से एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर आई है। रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचुवेरी ने अपना पहला एटीपी खिताब जीत लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो श्रोता टेनिस कम फॉलो करते हैं उन्हें बता दूं कि एटीपी टूर प्रोफेशनल पुरुष टेनिस की सबसे बड़ी और कठिन लीग है। किसी भी खिलाड़ी के लिए अपना पहला बड़ा खिताब जीतना उसके करियर का एक बहुत बड़ा और भावुक क्षण होता है। एटीपी सर्किट में खेलना अपने आप में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली प्रक्रिया होती है। हाँ, लगातार ट्रैवल करना, साल भर दुनिया भर में यात्रा करना, अलग अलग कोर्ट्स पर खेलना। टॉमस का ये पहला एटीपी खिताब सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, यह उनकी सालों की मेहनत, अनुशासन और हार न मानने वाले जज्बे का प्रमाण है। बिल्कुल। यह जीत उन्हें रैंकिंग में भी ऊपर ले जाएगी और आगे के बड़े टूर्नामेंट्स जैसे ग्रैंड स्लैम के लिए एक आत्मविश्वास देगी। सही कहा। खेल हमें हमेशा यही सिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब वैश्विक पटल की एक और फ्लैश न्यूज पर आते हैं। हमारे नोट्स में क्यूबा से जुड़ी एक घटना का जिक्र है। वहां एक यूएस स्पीड बोट पर गोलीबारी की खबर सामने आई है। देखिए, स्रोत में इसके बहुत विस्तृत कूटनीतिक परिणामों का जिक्र नहीं है,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने वाले जानते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के बीच का इतिहास शीत युद्ध के समय से ही बहुत तनावपूर्ण रहा है। कोल्ड वॉर के समय से। जी, दशकों की पाबंदियां और वैचारिक मतभेद दोनों देशों के बीच रहे हैं। ऐसे में कैरिबियन सागर के उस संवेदनशील क्षेत्र में किसी अमेरिकी नाव पर गोलीबारी होना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं मानी जा सकती। ये एक चिंगारी की तरह है। बिल्कुल, ये सूखे पत्तों के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी की तरह है जो कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। हमें आगे देखना होगा कि अमेरिकी विदेश विभाग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस पर नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा। चूंकि हम सिर्फ स्रोत के तथ्यों पर बात कर रहे हैं तो अभी इसके आगे कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एकदम सही। और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राकृतिक घटना भी घटी है। तेलंगाना में 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप का नाम सुनते ही एक पल के लिए डर तो लगता ही है। तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। ये अच्छी बात है। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता तुलनात्मक रूप से हल्की मानी जाती है। इससे आमतौर पर खिड़कियां हिलती हैं या महसूस होता है कि कोई भारी ट्रक पास से गुजरा है। लेकिन ये घटना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। वो क्या? भारतीय उपमहाद्वीप कई सक्रिय सीस्मिक जोन्स में बटा हुआ है। ये हल्का भूकंप प्रकृति का एक अलार्म है कि हमें अपने बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। तैयारी और जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। एकदम सही बात की आपने। तो अब समय आ गया है कि हम आज के इस बेहतरीन डीप डाइव को समेटें। जी, हमने आज देखा कि कैसे एक ही दिन की खबरें दुनिया के इतने अलग अलग पहलुओं को छूती हैं। कूटनीति के मोर्चे पर हमने इजरायल के साथ बढ़ती साझेदारी और एफटीए के फायदों को समझा। अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में हमने सुज़विका एआई पोर्टल के काम करने के तरीके को डिकोड किया। और जमीनी स्तर पर हमने ये समझा कि कैसे नमस्ते योजना और राजस्थान की होम स्टे स्कीम आम आदमी की गरिमा और अर्थव्यवस्था में सीधा बदलाव ला रही हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये समझने वाली बात है कि ये सारी खबरें अलग अलग बॉक्स में नहीं हैं। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं और दिखाती हैं कि तकनीक, कूटनीति और सामाजिक कल्याण कैसे एक साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? आज हमने सुज़विका जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा की जहां जटिल बायोलॉजिकल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतने अभूतपूर्व स्तर पर मिलन हो रहा है। हाँ, यह बात तो तय है कि यह भविष्य में हमारी रिसर्च की गति को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मशीन लर्निंग के इस नए युग में जब एआई उन जटिल जीनोम और बीमारियों के डेटा को प्रोसेस करेगा जिसे इंसान का दिमाग पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता, तो क्या हमें कुछ ऐसे नए और अप्रत्याशित वैज्ञानिक समाधान देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना हमने आज तक की ही नहीं है? ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या एआई हमें कैंसर जैसी बीमारियों का कोई ऐसा इलाज सुझाएगा जो हमारी अब तक की मेडिकल साइंस की किताबों में है ही नहीं? क्या मशीनें इंसानी कल्पना से आगे जाकर सोचने लगी हैं? ये एक ऐसा विचार है जो जितना रोमांचित करता है उतना ही हमारे भविष्य के प्रति हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। कितना गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है ये। वाकई जब हमारी बनाई हुई मशीनें हमारी ही कल्पना से परे जाकर समस्याओं को सुलझाने लगेंगी तो वो दुनिया कितनी अलग और अद्भुत होगी। एकदम सही। और इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस डीप ड्राइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से सूचनाओं की इस भीड़ में सुनने वालों को स्पष्टता और कुछ नए नजरिए मिले होंगे। जी बिल्कुल। हमेशा याद रखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हर दिन इन बदलावों के पीछे का क्यों समझना ही हमें आगे रखता है। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय, कुछ नए पैटर्न्स और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।